गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 4 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स विद कल्चरल डेवलपमेंट्स इसको हम करेंगे। सबसे पहले इसमें ये बताया गया है कि ये जो चैप्टर है आपका थिंकर्स बिलीव्स और बिल्डिंग्स वाला, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, हम इसमें फ़िलोसफर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फ़िलोसफर्स हुए। इंडिया में भी फ़िलोसफर्स हुए 5th सेंचुरी में, और उन्होंने दुनिया को समझने की कोशिश करी। कुछ उनके क्वेश्चन थे, क्यूरियोसिटीज़ थी, तो उसको जब उन्होंने जानने की कोशिश करी तो उन्होंने जो है अपनी फ़िलोसफी इस्टेब्लिश की। किस तरीके से फिर जो है उनके जो आइडियाज़ थे, उनकी जो फ़िलोसफी थी, उसको किस तरीके से जो है बुक्स में लिखा गया, और उसी फ़िलोसफी के आधार पे किस तरीके का आर्किटेक्चर और जो है स्कल्पचर्स वगैरह बनाए गए। इस चैप्टर के अंदर हमारा जो मेन फोकस है वो बुद्धिज़्म पे होगा, और इस चैप्टर के जो सोर्सेज है जहाँ से हिस्टोरियंस ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके चैप्टर में लिखी, वो सोर्सेज हैं जैना, बुद्धिस्ट और जो ब्राह्मणिकल बुक्स हैं। ये सारी उन्होंने जो है गो थ्रू की और फिर कंक्लूजन निकाल के आपकी बुक में जो है उन्होंने एज हिस्ट्री डिस्क्राइब किया। और उस टाइम के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, उनको भी उन्होंने स्टडी किया। सबसे पहले इसमें दे रखा है अ ग्लिम्प्स ऑफ सांची। सांची स्तूपा का नाम आप सबने सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है। इस चैप्टर के अंदर सांची स्तूपा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। इसका एक ये क्लियर फोटो मैं आपको दिखा देती हूँ। सांची कानाखेड़ा जो है एक छोटा सा गांव है जो भोपाल से नॉर्थ ईस्ट साइड में 20 माइल्स का उसका डिस्टेंस है। अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पे आए थे, काफ़ी दिन तक, काफ़ी हफ्तों तक रुके, और यहाँ जो उसके रूइंस हैं, जो उसके अवशेष बचे हैं सांची स्तूपा के, उन्होंने काफ़ी डीपली जो है इसको स्टडी किया था अंग्रेज़ों के टाइम में। और उन्होंने यहाँ से काफ़ी इसकी ड्राइंग्स वगैरह भी ली, मैप वगैरह बनाया, और इसका जो डोम है उसके अंदर भी उन्होंने शाफ्ट से जो है होल करके, और इसकी जो है मटेरियल के बारे में या कोई और मतलब पूरी इसके बारे में उन्होंने जो एग्ज़ामिन करके जानकारी लेने की कोशिश की थी, और फिर उन्होंने अपनी एक इंग्लिश बुक में इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। आगे पेज नंबर 83 पे आ जाते हैं। इसमें लिखा है कि जब 19th सेंचुरी में, जब यहाँ पे कॉलोनियल पीरियड था इंडिया के अंदर, तब फ्रेंच और जो इंग्लिश दोनों ही इस बारे में अवेयर थे कि दिस इज़ अ वेरी रिच हेरिटेज, और इसको हम अगर ले जाके म्यूज़ियम वगैरह में लगाते हैं तो इट विल बी लाइक अ ग्रेट अचीवमेंट। तो इसलिए जो है इस टाइम 19th सेंचुरी में जो फ्रेंच और इंग्लिश हैं दोनों इसको लेके जाना चाहते थे ईस्टर्न गेट को, ताकि अपने म्यूज़ियम में वो इसको लगा सकें। लेकिन यहाँ की जो बेगम थी शाहजहाँ, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि ये मैं नहीं लेके जाने दूँगी। तो फिर उसके बाद जो है वो इसकी प्लास्टर कास्ट कॉपी ले गए थे। ईस्टर्न गेट की मैं आपको पिक दिखाती हूँ। ये ईस्टर्न गेट है। ये जो बहुत ही रिच, इसके ऊपर स्कल्पचर्स बनाए गए हैं जैसा कि तुम देख सकते हो, और शायद इसी वैल्यू की वजह से जो है वो ईस्टर्न गेट को अपने साथ लेके जाना चाहते थे। लेकिन जो बेगम शाहजहाँ थी, she had such tastes for this kind of things. She wanted to be even a poetess, and she had promoted so much such kind of things. तो इस वजह से जो है बेगम शाहजहाँ के एफर्ट्स की वजह से ये जो है आज भी हमारे पास है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये भोपाल की बेगम शाहजहाँ की है। अब जब बेगम का जिक्र आया तो मैं आपको बता देती हूँ, और जब मैंने इसके बारे में स्टडी किया था, भोपाल के अंदर जो है एक यूनिक हिस्ट्री है कि यहाँ पे जो है बेगम्स ने बहुत रूल किया। शायद भगवान ने ही ऐसी डेस्टिनी लिखी कि यहाँ पे बेगम्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा रूल करेंगी। इनकी जो दादी जी थी उन्होंने रूल किया सबसे पहले। ये इनकी दादी जी थी, कादिया नाम था इनका। तो ये कम्प्लीटली पर्दा वगैरह में ही इनको रखा गया था, पर जब ये बहुत ही यंग थी, 18 साल की, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं ही अब जो है बेगम बनूंगी और मैं इसको एडमिनिस्ट्रेशन को रन करूंगी। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी थी, इन्होंने युद्ध वगैरह भी लड़े और अपने किंगडम को प्रोटेक्ट किया।
फिर इनके भी हस्बैंड की फिर इनकी एक बेटी थी उस टाइम। इनके बाद जो है ये इनकी बेटी सिकंदर बेगम ये क्वीन बनी। और इन्होंने ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी। इनको बचपन से ही इनकी मम्मी ने मार्शल आर्ट्स और जो सारी जो ट्रेनिंग होती है रूलर्स को देनी चाहिए जो बचपन में, वो दी थी। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग बनी। फिर बाद में ये रूलर बनी। तो इनके भी हस्बैंड की डेथ हो गई थी और इनके भी एक बेटी थी। इनकी जो बेटी थी वो ये थी आपकी जो करंटली जो बेगम शाहजहां है, जिसके बारे में हमने इसमें पढ़ा कि बेगम ये थी उनकी बेटी। और आपको जान के हैरानी होगी, बेगम शाहजहां के भी हस्बैंड की डेथ हो गई थी। इनकी एक बेटी थी उस टाइम जो इनके बाद नेक्स्ट रूलर बनी और उसका नाम था बेगम सुल्तान। ये इनकी थोड़ी सी ज़्यादा जब एजिड होंगी तब इनकी फ़ोटो ली होगी तो इस वजह से एजिड लग रही हैं, पर ये बेगम शाहजहां की बेटी हैं। और भोपाल में जो क्वींस का जो रूल था तब एंड हुआ था जब ये जो फ़ोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, जब इनका बेटा इनके बाद जब इनका बेटा नेक्स्ट रूलर बना तब भोपाल के अंदर जो है ये क्वींस का रूल एंड हुआ था। और इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए थे भोपाल के अंदर गर्ल्स के लिए इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनवाए उनको, ताकि साइंसेस वगैरह की भी नॉलेज हो, आर्ट एंड क्राफ्ट के भी इन्होंने इंस्टीट्यूशंस खुलवाए, उनको प्रमोट किया। तो ये जो है भोपाल के अंदर क्वींस की लेगेसी थी जो मेरे को लगा मैं आपको बता दूं। फिर इसमें जो है आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 83 पे चल रहे थे हम लोग। जो भोपाल के रूलर्स थे शाहजहां बेगम और उनकी सक्सेसर सुल्तान बेगम, उन्होंने जो है इसको प्रिजर्व करने के लिए पैसे दिए थे। ये जो स्क्रीन पे पिक है ये सुल्तान बेगम की ही है। जॉन मार्शल ने भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके और अपना एक बुक लिखी थी और उन्होंने इसका क्रेडिट दिया था, सांची के ऊपर जो बुक लिखी थी उन्होंने सुल्तान जहान बेगम को इसका क्रेडिट दिया था कि ये जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ किया है उनके एफर्ट्स की वजह से, उन्होंने जो मेरे को स्पॉन्सर किया उसकी वजह से है। उन्होंने यहाँ पे जो है जो बेगम सुल्तान जहान थी उन्होंने यहाँ पे एक म्यूज़ियम के लिए भी फंडिंग दी थी और यहाँ पे गेस्ट हाउस भी बनवाया था। और ये जो स्तूपा था ये आज तक मेनली सरवाइव इसलिए कर पाया क्योंकि क्वीन से पहले भी जैसे काफ़ी सारे जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, उसके भी काफ़ी सारे जो बिल्डिंग्स थी उसको वो यूज़ कर चुके थे रेलवे बनाने के लिए। तो ये जो सांची स्तूपा था सरवाइव ही इसलिए कर पाया क्योंकि जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स थे ये उनकी नज़रों में चढ़ नहीं पाया था। बिल्डर्स से भी की आंखों से भी ये बच के रह गया किसी तरीके से, शायद गौतम बुद्धा की ज़्यादा ही कृपा थी इस पर। और फिर उसके बाद जो है इसको ये बेगम्स ने आगे प्रिजर्व किया। जो ब्रिटिशर्स ने जब डिमांड करी कि हम इसको ले जाएं तो इन्होंने वो ईस्टर्न गेट ले जाने से भी मना कर दिया और इसके लिए फंडिंग भी दी और इसको रिपेयर भी करवाया। ये जो सांची स्तूपा है ये बुद्धिस्ट कल्चर का एक बहुत ही
तो जिस जिस भी राज्य से होके ये घोड़ा जो राजा ने अच्छा खासा सजा के छोड़ा है, तो जिस भी राज्य से गुजर जाएगा, तो अगर उस राजा ने इसको नहीं रोका, तो इसका मतलब उस राजा ने अश्वमेधा यज्ञ को परफॉर्म करने वाले राजा की सुप्रेमेसी एक्सेप्ट कर ली है, मतलब उसने बिना लड़े ही हार मान ली है। तो इस तरीके से फिर जब ये घोड़ा हर जगह घूम के आ जाएगा, फिर राजा एक हवन करेगा और जो जहाँ जहाँ से घूम के आया है, जिन्होंने उसकी सुप्रेमेसी एक्सेप्ट कर ली है, उनको इनवाइट करेगा कि भाइयों अब ठीक है, अब तुम मेरे अंडर आ गए हो, तुमने मेरी सुप्रेमेसी एक्सेप्ट कर ली है, आओ अब इस हवन में बैठ के और जो है अपना नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो जो है अश्वमेधा यज्ञ करते थे। अब तुम ये सोचोगे कि जब ये घोड़ा जो है इतना घूम के आता था जगह जगह से, कोई पकड़ लेगा या नहीं पकड़ा, तो कैसे पता चलेगा राजा को मेरा पकड़ लिया कि नहीं। इसके पीछे पीछे सोल्जर्स भी होते थे, वो नज़र रखते थे कि अब कौन से राज्य से गुजर रहा है। जासूस भी होते थे, वो राजा को खबर देते रहते थे कि इस राज्य से होके जो है अपना घोड़ा निकल चुका, इसका मतलब इस वाले राज्य ने हमारी सुप्रेमेसी एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, तो ये दो तरीके के यज्ञ होते थे, इनको याद रख लेना, राजसूय और अश्वमेधा, जो परफॉर्म किए जाते थे। सुपरविजन होता था ब्राह्मण का ही, ब्राह्मण जो है प्रीस्ट होता था, वो अपने मंत्र वगैरह पढ़ेगा और राजा के हाथों से वो करवाएगा, जो भी पानी वानी डलवाना है या आहुति डलवानी है, तो पूरा सुपरविजन होगा पंडित का, ब्राह्मण का, और राजा जो है इनको परफॉर्म करेगा। ये बहुत बड़े यज्ञ होते थे, राजसूय और अश्वमेधा। 2.2 में डाल के दे रखा है इन्होंने टाइटल, न्यू क्वेश्चंस। उपनिषद जो है 6 BC के अराउंड जो है इनकी कंपोजिशन हुई है। ये उपनिषद में जो है ये जानने की कोशिश करी गई है कि हमारे जीवन का क्या मतलब है, क्या जब हमारी डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी क्या हम दोबारा से जन्म लेते हैं, या डेथ के बाद क्या होता है, हम कहाँ जाते हैं, कोई सोल है, आत्मा नाम की भी कोई चीज़ है, या जब हम मर जाते हैं तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो इसके बारे में जो है काफ़ी क्या जो हमारा रीबर्थ होता है वो पिछले जन्म के एक्शंस की वजह से होता है कि हमने पीछे जो कर्म किए उसके हिसाब से अगला जन्म मिलेगा। तो इसके बारे में जो काफ़ी डिबेट वगैरह हुई थी। और अब इन्होंने ये भी सोचना स्टार्ट कर दिया था कि ये जो जितने भी सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस है, ये हवन वगैरह करते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, या हम इसको वैसे ही किए जा रहे हैं, क्या जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो भगवान है, वो एक नहीं हो सकता क्या। जैसे हम तरह तरह के हवन वगैरह करते हैं डिफरेंट गॉड्स के, ये माता का है, ये विष्णु का है, ये गायत्री मंत्र चैंट करके हम कर रहे हैं, ये सूर्य का है। तो इस तरीके से कि क्या भगवान सिर्फ एक ही नहीं हो सकता, क्या ये तरह तरह के जो ट्रेडिशंस हमने बना रखे हैं, क्या ये ज़रूरी हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स उपनिषद में मिलते हैं। उपनिषद जो है हिंदू धर्म की फिलोसफिकल बुक्स हैं, जिसमें हिंदू धर्म की फिलोसफी को डिस्क्राइब किया गया है। इसमें जो पेज नंबर 84 पे है, सोर्स 1 करके दे रखा है, अ प्रेयर टू अग्नि। इसमें अग्नि को इन्वोक करने के लिए जो इन्होंने कुछ मंत्रास दे रखे, डिस्क्राइब कर रखा है। 2 श्लोकास दे रखे हैं, 2 वर्सेस इसमें दे रखे हैं, जो कि ऋग्वेदा से ली गई हैं, जिसमें अग्नि को इन्वोक कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं अग्नि का। जैसे आप किसी भगवान को याद करते हैं, उसको आवाहन करना कहते हैं। अग्नि जो है वो गॉड ऑफ फायर होता है, आग के देवता अग्नि। और इसमें जो है ये बताया गया है, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रखा है, इसमें लिख रखा है कि ब्रिंग ओ स्ट्रॉन्ग वन दिस सेक्रीफाइस ऑफ आवर्स टू द गॉड्स ओ वाइज वन एज अ लिबरल गिवर बेस्टो ऑन अस अ प्रीस्ट ओ प्रीस्ट abundant food अग्नि obtain by sacrificing mighty wealth for us। कि हम ये जो परफॉर्म कर रहे हैं यज्ञ, तो आप हमें कृपा करके, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और हमें जो है पूरी भरपूर मात्रा के अंदर जो है आप वेल्थ और शक्ति प्रदान करें। फिर इसमें आगे बताया गया है दूसरी वर्ष का, इसमें सिर्फ इन्होंने ट्रांसलेशन दे रखी, प्रोक्योर ओ अग्नि, हे अग्नि देवता हमें प्रदान करें, हमारे लिए प्राप्त करवाएं
फॉर एवर टू हिम हु प्रेज टू यू, नरिशमेंट द वंडरफुल काउ, मे अ सन बी आर्स ऑफस्प्रिंग दैट कंटिन्यूज आर लाइन। इसमें जो है वो अग्नि देवता से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपा करके हमें एक पुत्र जो है प्रदान करें, एक बेटा जो है हमारे घर में जन्म ले, ताकि हमारे बाद जो है हमारे ख़ानदान का नाम जो है चलता रहे। तो इस तरीके के जो ये जो वर्सेस हैं, श्लोकास टाइप हैं, ये कंपोज किए जाते थे एक। और ये जो वर्सेस लिखी होती थी ऋग्वेदा के अंदर या दूसरे वेदास के अंदर, ये एक स्पेशल तरह की संस्कृत में लिखी जाती थी जिसको वैदिक संस्कृत कहते हैं, जो आज करंटली जो संस्कृत है ये उसके जैसी नहीं है एग्जैक्टली, उससे काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, इसका मीनिंग भी अंडरस्टैंड करना वो डिफ़िकल्ट होता है। और ये जो मंत्र होते थे ये ओरली एक दूसरे को ट्रांसमिट करते थे, जो प्रिस्टली फैमिली से बिलोंग करते थे, जो ब्राह्मण्स होते थे जिनका काम था हवन वगैरह करना, तो वो ओरली अपने बच्चे को सिखाते थे कि आगे जो है आपने किस तरीके से हवन में इसको उच्चारण करना है, इनका एक प्रॉपर तरीके से ही उच्चारण करना ज़रूरी होता था। इसमें आगे पेज नंबर 85 पे लिख रखा है डिबेट्स एंड डिस्कशंस। इसमें ये बताया गया है कि जो बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो बुक्स हैं, बुद्धिज़्म की जो बुक्स हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा प्यारे तरीके से जो है डिबेट्स को डिस्क्राइब कर रखा है कि चाहे वो डिबेट्स किसी एक बुद्धिस्ट स्कॉलर के बीच में हो या फिर दूसरी साइड कोई ब्राह्मण है, या एक साइड बुद्धिस्ट है दूसरी साइड कोई जैन स्कॉलर है, तो वो सारी डिबेट्स और डिस्कशन जो हैं बुद्धिस्ट जो बुक्स हैं, काफ़ी सारी लिटरेचर जो बुद्धिज़्म का उसमें डिस्क्राइब किए गए हैं। इसमें जो है 64 सेक्ट्स को डिस्क्राइब किया गया है कि इंडिया के अंदर जो है 64 सेक्ट्स थे। सेक्ट का मतलब है आप चाहे उसको एक कल्ट लगा लो, एक रिलीजन लगा लो, एक आइडियोलॉजी लगा लो, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म या और भी तरह तरह के जो है आजीविका एक सेक्ट होता था। मतलब इनकी अपनी एक फ़िलोसफी होती थी, वो एक उसको चाहे वो अपना रिलीजन मानते हैं या आइडियोलॉजी मानते हैं, पर सबका अपना एक लीडर होता था, वो उसको डिफेंड करता था। इस तरीके से जो 64 जो है ये इंडिया के अंदर थॉट्स ऑफ स्कूल्स थे, स्कूल्स ऑफ थॉट थे। जब हम कहते हैं कि स्कूल ऑफ थॉट, उसका मतलब है ये सेम जो एक आइडियोलॉजी को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे इस्लाम के अंदर भी स्कूल्स ऑफ इस्लामिक थॉट होते हैं, कोई ऑर्थोडॉक्स है, कोई लिबरल है, इसी तरीके से जो है ये तरह तरह की आइडियोलॉजी को डिस्क्राइब करते थे। और उस टाइम 64 थे। इस टाइम का थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रखा कि लोगों को जो है कितना ज़्यादा इस टाइम ये फैशन था कि जो लीडर्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और अपनी फ़िलोसफी के बारे में बताते थे, और जगह जगह जो है इनकी डिबेट कराने के लिए जगह बना रखी होती थी, जिसको ये लोग कहते थे कुटाग्रह शाला। इस कुटाग्रह शाला में बैठ के ये लीडर्स जो हैं डिबेट्स और डिस्कशंस करते थे। या तो इसको कुटाग्रहशाला बोलोगे, यह एक पॉइंटेड सी झोपड़ी होती थी, या फिर ग्रूव होता था, कोई छोटा सा जैसे फॉरेस्ट है और उसमें पेड़ लगे हुए हैं, छाया में बैठ के जो है ये जो घूमने वाले मेंडिकेंट्स होते हैं, मेंडिकेंट होते हैं वांडरिंग मंक्स, तो जो जहाँ पे ये जो घूमते हुए जो सन्यासी होते हैं वहाँ पे बैठ कर रेस्ट करते हैं फॉरेस्ट के अंदर। तो वहाँ पे भी ये कई बार डिबेट्स एंड डिस्कशंस इनकी हो जाती थी। और ऐसा माना जाता था कि अगर दो लीडर डिबेट कर रहे हैं, जैसे एक साइड जो है बुद्धिज़्म का लीडर है, दूसरी साइड कोई जैनिज़्म का है, अगर बुद्धिज़्म वाले ने उस डिबेट में जैनिज़्म वाले को हरा दिया तो उस जैनिज़्म वाले लीडर के जितने भी फॉलोअर हैं वो सारे बुद्धिस्ट को फॉलो करने लग जाएंगे अगर वो हार जाता है। तो इस तरीके से इन डिबेट्स और डिस्कशंस पे निर्भर करता था कि किसी की फ़ैन फॉलोइंग जो है कम भी हो जाती थी और किसी की बढ़ जाती थी और किसी की बिल्कुल ख़त्म भी हो जाती थी, ऐसे डिबेट्स और डिस्कशंस में हारने की वजह से। बुद्धा और जो महावीरा हैं इंडिया के अंदर जो हुए थे, उन्होंने जो वेदास में जो आइडियोलॉजी दी है, जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे जिसमें उन्होंने
ये डिस्क्राइब किया है कि जो शूद्राज थे उनको इक्वल राइट्स नहीं है, उनको सोसाइटी को ही सर्व करना है, और वो अनटचेबल्स हैं, दे कैन नॉट एंटर इन द सिटी। और इस तरीके के जो आइडियोलॉजी थी उसको इन्होंने चैलेंज किया, क्वेश्चन किया कि किसने आपको अथॉरिटी दी है कि जो आप एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सोसाइटी को आप इस तरीके से नेगलेक्ट करते हैं। फिर जो आगे इसमें बॉक्स दे रखा है सोर्स 2 पेज नंबर 85 पे है ये, वर्सेस फ्रॉम उपनिषद। इसमें उपनिषद से कुछ श्लोकास दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं, जिन्होंने जो है अल्टीमेट रियलिटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। अल्टीमेट रियलिटी का मतलब है गॉड या सोल, कि सोल सेल्फ क्या है। इसमें ये बताया गया है, ये लाइन मैं पढ़ना चाहूँगी। दिस सेल्फ ऑफ माइंड विद इन द हार्ट, मतलब जो जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो आई एम, मैं दिल के अंदर ही एक हूँ और बहुत ही छोटा हूँ। स्मॉलर देन पैडी, धान से भी छोटा, या जौ के दाने से भी छोटा, या सरसों के दाने से भी छोटा है, बाजरे के दाने से भी छोटा। और उसको भी अगर आगे आप बाजरे के दाने को भी अगर थोड़ा सा और छिलोगे, उसके अंदर कोई छोटा सा अवशेष बचा है, मैं उससे भी छोटा हूँ। मतलब ये आत्मा की को डिस्क्राइब कर रखा है इसमें। दिस सेल्फ ऑफ माइंड विद इन द हार्ट इज़ ग्रेटर देन द अर्थ, लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद भी ये धरती से भी ज़्यादा बड़ा है। ग्रेटर देन इंटरमीडिएट स्पेस, जितना भी स्पेस है उससे भी ज़्यादा बड़ा है। मतलब इसमें ये कॉन्ट्राडिक्शन बता रहे हैं कि वो इतना छोटा है, लेकिन इतना छोटा होते हुए भी इतना बड़ा है कि पूरी धरती से बड़ा है और पूरे स्पेस से भी ज़्यादा बड़ा है वो। ग्रेटर देन हेवन, ग्रेटर देन दिस वर्ल्ड, मीन्स पूरी दुनिया से भी ज़्यादा बड़ा है। इसमें शॉर्ट में इसका ये मतलब है कि मेरा जो सेल्फ है उसी के अंदर पूरी यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है। मतलब ये वो वाली फिलोसफी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें कहते हैं कण कण में भगवान वाली। आगे इसी में दूसरी वर्स दे रखी है, द ट्रू सेक्रीफाइस, सच्चा सेक्रीफाइस क्या होता है। इसमें लिखा है दिस वन द विंड दैट ब्लोज दिस इज श्योरली ए सेक्रीफाइस, की जो हवा चल रही है वो श्योरली एक सेक्रीफाइस है, वो भी एक हवन है। जब ये चल रही है ये हर चीज़ को प्योर कर देती है, तो इसलिए ये भी एक सेक्रीफाइस है। यहाँ पे इसका कहने का ये मतलब है कि जो जितने हम हवन वगैरह करते हैं, ध्यान वगैरह करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, हम उनसे जो है हमारा मन प्योर हो जाता है। ये उसके पीछे एक बेसिक आइडियोलॉजी होती है। तो इसमें कह रहे हैं कि जो प्योर करने वाली चीज़ है अगर वो हवन है, तो इस तरीके से तो हवा जो है जब चलती है तो ये कितनी चीज़ों को शुद्ध कर देती है, अपने साथ कितना कूड़ा उठा के ले जाती है और काफ़ी एरियाज को साफ़ कर देती है। इस तरीके से जो है हवा भी एक हवन है। बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब किया है। आगे पेज नंबर 86 पे डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, जो बुद्धिस्ट बुक्स थी, वो किस तरीके से प्रिजर्व करके रखी गई, किस तरीके से उनको प्रिपेयर किया गया था। क्योंकि बुद्धा जो है उन्होंने ओरली अपने स्पीच दिए, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कि वो काफ़ी सारी बुक्स लिख के गए। तो लोग उसको जो भी वो बोलते थे उसको सुनते थे, डिस्कशन करते थे आपस में। जब बुद्धा की डेथ हो गई थी तो उसके बाद जो इन्होंने वैशाली में एक बिहार के अंदर जो वैशाली प्लेस है वहाँ पे इन्होंने एक मीटिंग करी और जितने भी जो बुद्धा की टीचिंग्स थी उनको कंपाइल किया, बुक्स में लिखा। और उनकी ये जो बुक्स थी उनको त्रिपिटकाज कहते हैं। त्रिपिटका मीन्स 3 बास्केट्स, मतलब जितने भी वो टीचिंग्स थी वो लिख के और 3 कैटेगरीज में उन्होंने बांट दी, तीन बास्केट्स में, 3 पेटियों में उन्होंने रख दी, तो वो त्रिपिटका बन गए। सबसे पहला इसमें बताया गया कि एक है विनय पिटका। विनय जो पिटका थी इसको हम पेटिका भी कह सकते हैं, जो बॉक्स से बास्केट जैसी सी जो दिखती है जिसमें इन्होंने अपना रखा होगा, उसके नाम से ये आए हैं। तो विनय पिटका जो थी उसमें जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस थे मंक्स के लिए, जो गौतम बुद्धा ने बताए कि अगर आप संघ में रहते हो, मंक बन जाते हो, सन्यासी बन जाते हो, घर छोड़ दिया, तो कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वो सब विनय पिटका में लिखे हुए हैं। दूसरी है सुत्ता पिटका। सुत्ता पिटका में बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं कि क्या दुनिया है, कैसे हमें दुनिया में रहना चाहिए, किस तरीके से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कौन से मेथड्स हम मेडिटेशन के लिए फॉलो करने चाहिए, तो वो सारे सुत्ता पिटका में लिखे हुए हैं। तो हम बोलेंगे सुत्ता पिटका जो है वो
बुद्धा की टीचिंग से रिलेटेड है। तीसरा है अभिधम पिटका। अभिधम के अंदर पूरा फिलोसफिकल मैटर जो है बुद्धिज़्म की जो फिलोसफी का जो मैटर है वो उसमें डाला हुआ है। इसमें बताया गया कि लेटर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने इन बुक्स के ऊपर कमेंट्रीज़ लिखी। कमेंट्री जो है हमेशा तुम पाओगे हिंदुइज़्म में भी वेदास के ऊपर कमेंट्री लिखी गई है जिसको वेदांत कहते हैं, और इस्लाम के अंदर भी कुरान के ऊपर कमेंट्री लिखी गई हैं जिनको हदीस कहते हैं। तो इस तरीके से जब ये 3 लिखी गई बुक्स कंपाइल की गई, विनय पिटका, सुत्त पिटका और अभिधम पिटका, बाद में स्कॉलर्स को लगा कि जो आम आदमी अगर इसको पढ़ने की कोशिश करता है तो उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम इनके ऊपर कमेंट्रीज भी लिख देते हैं। तो और भी बुक्स लिखी गई जिनको कमेंट्री कहते हैं, बुद्धिज़्म की कमेंट्रीज। जब बुद्धिज़्म जो है दूसरे हिस्सों में, दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैल गया, उसके बाद जो है वहाँ पे भी काफ़ी सारी बुक्स कंपाइल की गई बुद्धिज़्म से रिलेटेड। इसमें ये एग्जाम्पल दे रखा है कि जब श्रीलंका में बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ था, अशोका के एफर्ट्स की वजह से उन्होंने अपनी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र वर्मन को भेजा था, तो वहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स लिखी गई। ये नाम है उनके कुछ, जैसे दीपवंशा, महावंशा, ये श्रीलंका से में जो बुद्धिज़्म था उससे रिलेटेड है। यहाँ पे बुद्धिज़्म की जो रीजनल हिस्ट्री थी कि किस तरीके से बुद्धिज़्म जो है श्रीलंका में एंटर हुआ और कैसे जो है स्प्रेड हुआ, किस राजा ने उसको पैट्रोनाइज किया, वो सब इसमें दीपवंशा और महावंशा में डिस्क्राइब किया गया है। मतलब बुद्धिज़्म की जो रीजनल हिस्ट्री है, उस इलाके की हिस्ट्री है, वो इसमें डिस्क्राइब करी गई है। जो बुद्धिज़्म की जो सबसे पुरानी बुक्स हैं वो पाली लैंग्वेज में है। उसके बाद जो है कुछ सालों बाद, 100-150 साल बाद बुद्धिज़्म की जो बुक्स लिखी गई वो संस्कृत में भी लिखने लग गए थे। और जब ये ईस्ट एशिया में फैल गया था, काफ़ी कंट्रीज में फैल गया था, उसके बाद फाहियान और जो है ज़ुएनज़ैंग इंडिया के अंदर आए थे और यहाँ पे वो टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट की ही तलाश में आए थे कि जो ओरिजिनल बुक्स अगर बुद्धिज़्म की मिल जाएं तो हम उनको अपने साथ ले जाके वहाँ अपने कंट्री में जाके ट्रांसलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से वो आए फाहियान और ज़ुएनज़ैंग, और वो अपने साथ जो है ये बुक्स बुद्धिज़्म की लेके गए कुछ बुक्स। आज भी इनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। एशिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो मोनेस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर ये टेक्स्ट जो है प्रिजर्व्ड हैं। जो मॉडर्न ट्रांसलेशन है बुद्धिज़्म की वो पाली से, संस्कृत से और चाइनीज़ से और तिब्बतन टेक्स्ट से की गई है, क्योंकि जो एंशिएंट टाइम्स में जब ये फैला तो इन लैंग्वेजेस में इनकी ट्रांसलेशन तब हुई थी। पाली में ओरिजिनली लिखा गया था, संस्कृत में भी लिखा गया था, फिर चाइना वालों ने चाइनीज़ में ट्रांसलेट कर दिया, तिब्बत वाले रीजन में उन्होंने तिब्बतन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर दिया। तो फिर आजकल जो मॉडर्न बुक्स आपको मिलती हैं वो इन्हीं बुक्स से जो है ट्रांसलेट करके लिखी गई हैं। इसमें आगे पेज नंबर 87 पे लिख रखा है फेटरलिस्ट एंड मटेरियलिस्ट। ये सोर्स है, सोर्स नंबर 3। इसमें ये बताने की कोशिश की है कि फेटरलिस्ट होते हैं जो भाग्य में विश्वास करें, जो मटेरियलिस्ट होते हैं वो जैसे भौतिकवाद में विश्वास करते हैं। ये जो फेटरलिस्ट और मटेरियलिस्ट के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया है ये सुत्त पिटका जो कि बुद्धिज़्म की ही एक बुक है उसमें से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि जो अजात शत्रु थे वो एक बार बुद्धा को विज़िट करने जाते हैं, बुद्धा से मिलते हैं और बुद्धा को बताते हैं कि मैं किसी स्कॉलर से मिला था और उन्होंने मुझे क्या बताया है जीवन के बारे में, किस तरीके की मतलब फ़िलोसफी दी है। उन जिन टीचर के बारे में, जिन स्कॉलर के बारे में अजातशत्रु बुद्धा से जिक्र कर रहे हैं उनका नाम है मखाली गोशाला और वो आजीविका सेक्ट से बिलोंग करते थे। मैंने बताया ना कि 64 सेक्ट्स थे, तो वो तरह तरह की उनकी आइडियोलॉजी होती थी, उनके अपने विचार होते थे। तो ये जो मखाली गोशाला थे जिनके बारे में अजातशत्रु बुद्धा को बता रहे हैं वो आजीविका सेक्ट से बिलोंग करते थे और वो फेटरलिस्ट थे, मतलब भाग्यवादी थे, भाग्य में विश्वास करते थे कि आप अपनी तरफ से कितना ही जोर लगा लो भाग्य को बदलने का, आप उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्री डिस्टाइंड है। इसने यहाँ पे पूरा थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रखा आपकी बुक में
वो कहता है कि दो द वाइज शुड होप, कि जो बुद्धिमान है वो उम्मीद करते हैं, बाय दिस वर्च्यू बाय दिस पिनेंस आई विल गेन कर्मा, कि मैं कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करूँगा और उसकी वजह से जो है मेरे को कुछ मिलेगा। और जो फुलिश लोग होते हैं, बाय द सेम मीन्स होप टू ग्रेजुअली रीड हिमसेल्फ ऑफ हिज कर्मा, वो सोचते हैं कि जो कर्म है हम उससे मुक्ति पा लें, हम उसको उसका जो कर्म का जो फल है उसको हम अवॉइड करें। लेकिन वो दोनों ही, जो बुद्धिमान है वो भी और जो फुलिश है वो दोनों ही ये नहीं कर सकते। जो प्लेजर और जो पेन है, आपका सुख और जो दुख है, जितना भी आपके हिस्से आया है, इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। इन द कोर्स ऑफ संसारा ट्रांसमाइग्रेशन, आप इस दुनिया में आए हो, पीछे आपने कुछ कर्म किए हैं, उसका फल आपको भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। इसको ना आप कम कर सकते ना आप इसको बढ़ा सकते। जस्ट एज अ बॉल ऑफ स्ट्रिंग विल then thrown unwind to its full length, so fool and wise alike will take their course and make an end of sorrow। जिस तरीके से अगर आप एक मोतियों की माला का धागा तोड़ देते तो उसमें से फुल स्पीड के साथ ये जो है एकदम फैल जाएंगे, इसी तरीके से ये जो फूल और वाइज कोशिश कर रहे हैं अपने कर्म से पीछा छुड़वाने की, वो जो है नहीं छुड़ा पाएंगे और अंत में उनको दुख ही होगा। तो इस तरीके से इसमें बताया जो फेटलिस्ट होते हैं वो कितने ज़्यादा जो है भाग्यवादी होते हैं कि भाग्य में जो लिख दिया वही होगा।